अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम देखते हैं रियल एनालिसिस में। तो हमारा थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज़ यूनिक। अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा हो तो इसकी लिमिट यूनिक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि आपको ये पता है यहाँ पे हर एक जब कोई चीज़ हमें थ्योरम प्रूव करना होता है तो उसमें एक गिवन वैल्यूज़ होती हैं और एक टू प्रूव होती हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। हमें सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर करना है कि गिवन क्या है। तो कन्वर्जेंट हमें गिवन है। तो स्टूडेंट, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको वैसे शॉर्टली बताऊँ तो ये है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। ये देख रहे हैं आप, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू सम लिमिट। तो ये होती है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। एक तो हमें दी हुई है, हमें प्रूव करना है कि लिमिट यूनिक है। तो स्टूडेंट, इसको हम 3 स्टेप में प्रूव करेंगे। हम सबसे पहली बात ये है कि हम कहते हैं कि सपोज के लिमिट यूनिक नहीं है, और इस बात को प्रूव करेंगे कि अगर यूनिक नहीं है तो क्या होता है। अब स्टूडेंट, पहला स्टेप है, स्टेप 1 है, let an is a sequence and it has two different limits, say L1 and L2। हमने खुद से कह दिया कि let an कोई सीक्वेंस है, उसकी 2 लिमिट हैं, एक L1 है और एक L2 है, और ये जो दोनों लिमिट हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट, इसको हमने यूँ लिख लिया, L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अब स्टूडेंट, हम ये करते हैं कि ये L2 इधर माइनस किया है, नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, आपको पता है इसके ऊपर अगर हम मार्ड डाल दें तो ये ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि मार्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये है, मैंने यहाँ 1/2 से यहाँ डिवाइड किया है। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास 1/2 से डिवाइड करने के बाद जो आई है ये भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि 1/2 अगर पॉजिटिव है तो ये फिर भी पॉजिटिव ही होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट, ये किया कि लेट सपोज इस वैल्यू का जो भी आंसर आएगा उसका नाम एप्सिलॉन रख लेते हैं। हमने इसको एप्सिलॉन कह दिया कि इसका आंसर एप्सिलॉन आएगा, कुछ भी जो भी होगा। अब ये 2 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो स्टूडेंट, ये जस्ट हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उससे हमने इक्वेशन 1 बना ली है। अब सेकेंड स्टेप में हम ये करने जा रहे हैं कि हमें दिया हुआ था कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन का यूज़ करें तो हम कहते हैं सिंस जो an है वो कन्वर्जेंट है तो इट मीन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू L1। अब हमने कहा हुआ है कि 2 जगहों पे कन्वर्ज कर रहा है, एक L1 पे और एक L2 पे। अब स्टूडेंट, आपको इसकी डेफिनेशन पता है कि लिमिट की डेफिनेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब लिमिट की ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ से यहाँ लिखी है, an माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m1। स्टूडेंट, ये याद रखें कि ये क्या हम लिख रहे होते हैं, ये होता ये है कि हमारे पास ये जो सेंटेंस लिखा होता है ये यूँ होता है कि जो नंबर लाइन होती है ना सीधी यूँ होती है। अब ये एप्सिलॉन से लेस हर जगह नहीं होता, यानी कि आप देखते हैं एक सीक्वेंस शुरू में थोड़ा बड़े वैल्यू देता है, आस्ता आस्ता वो सपोज कमी की तरफ जा रहा है, तो किसी जगह पे जाके, यानी कि सपोज हम यहाँ से शुरू हुए 1 से, अब 1 से स्टार्ट लिया हमने तो हम दूर कहीं चले जाते हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे आके हमने कह दिया कि यहाँ पे m1 है, यहाँ पे क्या है m1 है, और हमने कहा कि यहाँ पे जो है आगे थोड़ा सा m2 है। अब स्टूडेंट, m1 यहाँ है, m2 यहाँ पे है। अब हम कहते हैं कि जो ही हम m1 से ऊपर जाते हैं तो सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है। वो किसी बॉन्ड के अंदर, मेन ये कि किसी स्मॉल अगर 2 बाउंड्रीज लगा दी जाएं तो उनके दरमियान में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ये लिखा जाता है कि n इज़ ग्रेटर देन m1। ये जो n है, n मीन कि यहाँ से नहीं शुरू करना, ऐसा कहाँ भी होता है, कहीं दूर जाके ऐसी वैल्यू के लिए होता है। ये m1 कोई फिक्स वैल्यू है, इसके बाद लेस देन एप्सिलॉन आना शुरू हो जाता है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये होती है। अब स्टूडेंट, हमने ये कहा कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है और एक जगह नहीं 2 पे है। अब हमने दूसरी डेफिनेशन लिख दी L2 को भी यूँ लिख लिया। अब हमने कहा कि ये जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू m1, सॉरी ये m2 है, ये क्या है m2 है यहाँ पे। अब स्टूडेंट, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है
कि ये जो एक M1 है एक M2 है, अब इससे बड़ी वैल्यू यानी M1 के बाद आप मूव हो ना M1, तो ये दोनों जो सीक्वेंस हैं इनको हमने लिमिट की डेफिनेशन से यू कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि लेट यहाँ पे दो थे, एक M1 और एक M2, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको हम M कह देते हैं। आपको पता है इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, सपोज M2 है, इनमें अगर हमें पता नहीं होगा M1 इधर है M2 उधर है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा तो वो डेफिनेटली देखें, अगर एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसके ऊपर जाके सपोज वो अगर एप्सिलॉन बना रहा है तो इससे ऊपर तो वो लाजमी बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए स्टूडेंट इनमें से हमने M1 और M2 में से एक चूज कर लिया, कौन सा, जो कोई भी इनमें से मैक्सिमम होगा यानी जो भी इनमें बड़ा होगा। अब स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं इन दोनों डेफिनेशनों को एक साथ कि an-L1 लेस देन एप्सिलॉन एंड an-L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। m जो है इन दोनों में से कोई एक है, वो है जो बड़ा है। यहाँ तो दिखाई दे रहा है M2 बड़ा है, लेकिन जनरली हम बात करें, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब दो स्टेप हो चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमने कहा कि सपोज के लिमिट एक नहीं दो हैं, ये स्टेटमेंट लिखी, इसको माइनस डाल दिया, मॉड ऑफ ग्रेटर देन कर लिया, ये इक्वेशन 1 बना ली। दूसरी जो स्टेप है, अगला जो कदम हम ले रहे हैं वो क्या है, हमें ये दिया हुआ था कन्वर्जेंट लिखा, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई, फिर दूसरे के ऊपर भी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई। अब इन दोनों को एक साथ तभी लिख सकते हैं अगर M1 और M2 में से मैक्सिमम कोई ले ले। हमने वो ले लिया M। अब स्टूडेंट अब आपका स्टेटमेंट ये बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आपने इसको यहीं छोड़ दिया। अब स्टूडेंट बात करते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम कंसीडर करते हैं L1 माइनस L2 का मॉड, ये हमने खुद से दे दिया। अब अपने पास से यहाँ माइनस an और प्लस an किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे जब मॉड को ब्रेक किया जाता है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आता है। अब लेस देन इक्वल टू ये ऐसे बन गया और लेफ्ट इस साइड पे क्या है स्टूडेंट, L1 माइनस L2 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट हमारे पास आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ हम प्रूव कर आए हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो अब ये इक्विलिटी वाली कंडीशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू जब आ जाएगी और इसकी जगह भी हम लेस देन एप्सिलॉन, तो जब हम ये वैल्यू, ये देखें ना एप्सिलॉन यहाँ बड़ा है, जब इसकी जगह कोई बड़ी वैल्यू डाल देंगे, इसकी जगह बड़ी, तो ये पहले से एक तो ये साइड बड़ी थी, अब और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बड़ी होके इक्विलिटी वाली कंडीशन ख़त्म कर देगी। और स्टूडेंट L1 माइनस L2 आपने यहाँ पढ़ा था कि ये 2 एप्सिलॉन के इक्वल है, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 एप्सिलॉन और इधर भी आया 2 एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर और उधर की वैल्यू जो है एक दूसरे से ग्रेटर या लेस हों। हम कहते हैं कि इस कंट्राडिक्शन टू ओवर सपोजिशन दैट an हैज़ 2 डिफरेंट लिमिट, कि ये जो an है इसकी 2 लिमिट हो ही नहीं सकती, अगर होती तो ये काम हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि an जो है वो कन्वर्जेंट है। ओके स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि एक सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट दिया हुआ है, यूनिक उसकी लिमिट प्रूव करनी है, तो हमने कहा कि हम नहीं मानते यूनिक है, उसके लिए हमने कहा कि L1 और L2 इक्वल नहीं है, उससे हमने ये कंडीशन निकाली है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स से निकली हुई है। फिर हमें जो कि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पता है कि उसको यूं भी लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया और फिर दूसरे को इस फॉर्म में। फिर हम यहाँ पे M1 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसकी अगर हम M लिख दें तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स एक स्टेटमेंट में आ जाएंगी। जब ये एक में आ गई तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब स्टूडेंट इसको यहीं छोड़ा, 1 को वहीं छोड़ा, खुद से ये पार्ट ले लिया, इस पार्ट में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर वैल्यू पुट की हुई है और ये बात प्रूव हुई है, जिससे ये बिल्कुल गलत है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हमने कहा कि जो हमने लेट किया था कि 2 लिमिट हैं, ये बात गलत है। तो ठीक बात ये है कि सीक्वेंस जो है कि यूनिक लिमिट ही होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन।